हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ में हम लोग पार्ट फर्स्ट कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट की वीडियो 1 से लेकर 16 नंबर जो वीडियोज़ हैं वो पार्ट फर्स्ट की वीडियो हैं। 17 नंबर से हम लोग स्टार्ट किए हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, क्यों कृषि उपकरण रॉट आयरन के बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, कम लागत होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी, भारी वजन के कारण। ऑप्शन नंबर सी, घिसाव प्रतिरोधी होने के कारण। या फिर ऑप्शन नंबर डी, जंग प्रतिरोधी होने के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जंग प्रतिरोधी होने के कारण। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कृषि उपकरण होते हैं वो होता है पानी में भी काम किए जाते हैं, तो उस पर जंग आदि ना लगे इसलिए जंग प्रतिरोधी उपकरण बनाए जाते हैं, इसलिए रॉट आयरन का प्रयोग हम करते हैं। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? चलिए देखते हैं। ये हमको एक डायग्राम दे रखा है और डायग्राम में हमसे पूछा गया है कि ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग ये क्या है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, टूयर्स। ऑप्शन नंबर बी, मोल्टन स्लैग। ऑप्शन नंबर सी, मोल्टन आयरन। या फिर ऑप्शन नंबर डी, टैपिंग होल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टूयर्स। इसको क्या बोला जाता है? ये जो भाग होता है टूयर्स बोला जाता है एक्स के रूप में। इसमें से क्या होता है, वायु के लिए मेन प्रयोग किया जाता है। इसकी अदर डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं। इसका डायग्राम चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए इसका फुल डायग्राम है इसमें चलिए हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ आप देखेंगे ये इसका इतना पार्ट क्या बोला गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट क्या है, ये हेड है, इसको बोला गया है शीर्ष बोला गया है। ये क्या है, एग्जॉस्ट गैसेस, मतलब एग्जॉस्ट गैसें यहाँ से बढ़ जाएंगी, दो दो जगह पे बटेंगी और ये चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। ये बेल है जो रोकने का कार्य करता है, धुआं आदि होता है उसको, कार्बन कंटेंट को जमा करता है अपने में। ठीक है। ये आपका क्या है, कोक, जिसे हम बोला गया है कोयला। अयस्क है, अयस्क मतलब ओर्स, जिससे हम लोग मेटल निकालते हैं। फिर उसके बाद इधर का टेम्परेचर कितना दे रखा है हमको, और जहाँ पे रखेंगे टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे हमारा टेम्परेचर है। लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर है ये यहाँ पे। फिर इसके बाद जैसे ही हम लोग नीचे आएंगे तो ये नीचे का भाग हमारा क्या कहलाता है, ये स्टॉक कहलाता है। हेड के नीचे का भाग हमारा स्टॉक का कहलाता है। फिर ये वाला इधर जो टेम्परेचर रहेगा 200 के नीचे हमारा 25 डिग्री हो गया, फिर 50 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पे आके ये कहाँ पे, इस जगह पे जहाँ भट्टी के डायरेक्ट ऊपर, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। कहाँ पे, बॉश, जहाँ पे ये लगा हुआ है बॉश के टेम्परेचर। फिर उसके बाद यहाँ से देखिए क्या बोला गया है, स्टोव से गर्म वायु सप्लाई होती, कहाँ से, यहाँ से ऐसे सप्लाई होगी इस जगह पे। यही चीज़ सेम यहाँ भी है, गर्म वायु की सप्लाई यहाँ पे हो रही है, जिसे टोयर बोला जाता है। इसको बोला गया है वायु टोटी। ठीक है। यहाँ पे आप पिघला हुआ स्लैग यहाँ पे निकलता है। हर्थ यहाँ पे देखिए, हर्थ है, यहाँ भट्टी है, ये टैपिंग क्षेत्र है। फिर इधर पिघला लोहा यहाँ पे जमा होता रहता है। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसका फिर राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए, 2 ईयर्स इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है? ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए 2 to 4%, ऑप्शन नंबर बी 5 to 9%, ऑप्शन नंबर सी 6 to 9%, या फिर ऑप्शन नंबर डी 10 to 12%। तो यहाँ जो बात कर रहा है कास्ट आयरन की बात कर रहा है और इसमें कार्बन का कंटेंट पूछा गया है। तो कास्ट आयरन के लिए जो कार्बन होता है वो हमेशा 2 to 4% होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 2 to 4%। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? एक्स के रूप में ये पूछा गया है भाग। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग।
ऑप्शन नंबर ए एनविल, ऑप्शन नंबर बी बैरल, ऑप्शन नंबर सी थिम्बल और ऑप्शन नंबर डी रैचेट स्टॉप। तो यहाँ पर जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, ये भाग हमारा क्या कहलाता है? ये भाग हमारा कहलाता है थिम्बल। क्या कहलाता है? थिम्बल। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, थिम्बल। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें बोला गया 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है? टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि। एक डायग्राम हमको दे दिया है जहां एक हमको पेंच दिख रहा है, एक हैमर दिख रहा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इजी आउट विधि, ऑप्शन नंबर बी पिक पंच विधि, ऑप्शन नंबर सी ड्रिल होल बनाने की विधि या फिर ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर टेपर पंच विधि का उपयोग करना। तो यहाँ पे एक पंच आपको दिख रहा है, ये पंच है। ये कौन सा पंच है? ये आपका है प्रिक पंच है। कौन सा पंच है? प्रिक पंच। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा बी नंबर ऑप्शन सही है, प्रिक पंच विधि है। ये टूटे हुए जो स्टड होते हैं उनको निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलित करने का कार्य क्या है? ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए रिमिंग, ऑप्शन नंबर बी स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर सी काउंटर बोरिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी काउंटर सिंकिंग। तो यहाँ बोला गया है एक ड्रिल किया गया छेद है, उसके अंत को मतलब जो आखिरी सिरा है उसको हमको बेवलित करना है। तो जब भी बेवलित करने की बात आएगी तो वो टूल जो क्या है, वो बेवलित टूल कौन सा होता है? काउंटर सिंकिंग टूल होता है और प्रोसेस होता है काउंटर सिंकिंग। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, काउंटर सिंकिंग प्रक्रिया। काउंटर सिंकिंग प्रक्रिया और इसके बारे में रिमिंग और स्पॉट फेसिंग और काउंटर बोरिंग जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, तो वहाँ जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको मिल जाए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड के क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 17 नंबर वीडियो में आपको ये मिलेगा। आगे चलते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन में। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है यदि क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन नंबर ए बड़े आकार के होल होंगे, ऑप्शन नंबर बी ओवर हीट ड्रिल होगा, ऑप्शन नंबर सी अपरिष्कृत होल होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी ड्रिल का टूटना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है हमको? यहाँ बोला गया है हमको कि यदि क्लियरेंस कोण गलत है, जो क्लियरेंस कोण गलत है तो क्या होगा, और किसके लिए पूछा गया है? ये हमारा ड्रिल के लिए पूछा जा रहा है। तो जब भी क्लियरेंस कोण गलत होगा तो उसका प्रभाव जो होता है वो प्रभाव होगा ओवर हीट ड्रिल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ओवर हीटेड ड्रिल। ड्रिल क्या होगा? ओवर हीट होगा क्लियरेंस कोण में कोई भी चेंजमेंट होने के कारण। क्लियरेंस एंगल क्या होता है? क्लियरेंस एंगल पहली बात तो ये दिया क्यों जाता है क्लियरेंस एंगल? तो क्लियरेंस एंगल देने का कारण क्या है कि ये जो कोण होता है क्लियरेंस कोण, ये कर्तन धार मतलब जो कटिंग एज होती है, क्या होती है? कटिंग एज जो हमारी होती है उसके पीछे दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? घर्षण को रोकने के लिए दिया जाता है। और क्लियरेंस एंगल की अगर हम बात करेंगे, जो हमारा क्लियरेंस एंगल होता है वो कितना होता है? वो 8 डिग्री से लेके कितना होता है वो? 8 डिग्री। क्लियरेंस एंगल जो होता है 8 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच लिया जाता है। 8 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच लिया जाता है। अगर हम बात करेंगे, अगर माइल्ड स्टील है या फिर एल्युमिनियम है, क्या है? अगर हमारे पास क्या है, माइल्ड स्टील है या फिर एल्युमिनियम है, तो इसके लिए जो हमारा क्लियरेंस एंगल होता है वो 12 डिग्री से लेकर कितना होता है? 15 डिग्री होता है। अगर इसकी जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे? कास्ट स्टील हो, क्या हो हमारे पास? कास्ट स्टील हो या क्या हो हमारे पास, या फोर्ज स्टील हो, तो इसके लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो 8 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक के क्लियरेंस एंगल वाला ड्रिल हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर बात करेंगे कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन के लिए हम लोग 8 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक का क्लियरेंस एंगल वाला ड्रिल प्रयोग करते हैं। अगर इसकी जगह हमारे पास कॉपर हो या फिर ब्रास हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 10 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक के क्लियरेंस एंगल। 10 से लेकर 12 डिग्री तक के क्लियरेंस एंगल का ड्रिल हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी, ओवर हीट ड्रिल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला गया है
एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ एक हमको डायग्राम दे रखा है और फिर ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए बोला गया है हील, ऑप्शन नंबर बी कटिंग एज, ऑप्शन नंबर सी धनात्मक रैक एंगल, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऋणात्मक रैक एंगल। सबसे पहली बात, ये जो डायग्राम दे रखा है, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है किसका डायग्राम? पहली बात तो ये रिमर का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? ये रिमर का डायग्राम है और रिमर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, मतलब उसके जो कटिंग एज है उसको काटा गया है समांतर में, तो ये क्रॉस सेक्शन व्यू आया है। ये एक्स की वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पे एक्स क्या है? यहाँ पे जो एक्स है वो जो हमारी है एक्स जो हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो क्या दिखाई दे रही है हमको? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, रैक एंगल है। और कौन सा रैक एंगल है? ये एक्स वाला जो पार्ट है ये है हमारा ऋणात्मक, मतलब निगेटिव रैक एंगल है। और ये कैसा व्यू है? ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है किसका? रिमर का, रिमर की कटिंग एज का। आगे चलते हैं हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि आंतरिक मीट्रिक मोर्स टेपर होल्ड को रिमिंग करने के लिए किस रिमर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हेलिकल फ्लूट रिमर, ऑप्शन नंबर बी पायलट के साथ हैंड रिमर, ऑप्शन नंबर सी टेपर पिन हैंड रिमर, या फिर ऑप्शन नंबर डी समांतर सैंक के साथ सॉकेट रिमर। यहाँ बोला गया है आंतरिक और मीट्रिक मोर्स टेपर की बात की गई है, होल की हमको करनी है रिमिंग। रिमिंग करने के लिए किस रिमर का प्रयोग करते हैं? होल कैसा है हमारा? मीट्रिक टेपर्ड में होल है और हमको रिमिंग करनी है उसकी, तो कौन सा रिमर हम लोग प्रयोग करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, समांतर सैंक के साथ सॉकेट रिमर का प्रयोग किया जाता है। सॉकेट रिमर के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मतलब 18 नंबर वीडियो में। उसमें आप क्वेश्चन नंबर 24 अगर जाएंगे 24 में, तो उसमें आपको सॉकेट रिमर मिलेगा। वहाँ आप जाके इसके बारे में डिटेल से आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है इस रिमर के प्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए हैंड रिमर, ऑप्शन नंबर बी हेलिकल रिमर, ऑप्शन नंबर सी मशीन रिमर, या फिर ऑप्शन नंबर डी टेपर पिन रिमर। तो इसका जो सबसे पहले डायग्राम आप लोग देखेंगे जब ये, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ आप अगर देखेंगे तो इसका अगर आप क्रॉस सेक्शन आपको याद हो तो ये ऐसा रहेगा। ये क्या होता है? टैंग बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? टैंग बोला जाता है। और इसी में हम लोग जो टैप रिंच होता है उसको फंसाकर रिमिंग करते हैं। तो मतलब ये क्या है? ये एक हैंड रिमर है। क्या है? एक हैंड रिमर। इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हैंड रिमर। अब हैंड रिमर के बारे में अगर हम लोग देखें तो हैंड रिमर क्या होता है हमने तो आपको बता दिया है कि हैंड रिमर का सिरा कैसा होता है। अगर एंड की बात करेंगे, हैंड रिमर का एंड कैसा होता है? स्क्वायर टाइप का होता है, जिसको क्या बोला जाता है? हम लोग टैंग बोलते हैं ना, टैंग बोलते हैं। और इसमें ही हम लोग टैप रिंच को फंसाकर हाथ के द्वारा घुमाते हैं इसको, रिमर को। अगर फ्लूट की बात करें, अभी यहाँ फ्लूट की अगर बात करें तो दो तरह के फ्लूट इसमें हमको मिलते हैं। फ्लूट के कितने तरह के मिलते हैं? दो तरह के फ्लूट होते हैं। पहला जो होता है दूसरा पहला जो होता है हमारा स्ट्रेट फ्लूट, STRAIGHT, स्ट्रेट फ्लूट। और दूसरा क्या होता है? हेलिकल फ्लूट। दो फ्लूट ही आते हैं इसमें, एक स्ट्रेट फ्लूट, एक हेलिकल फ्लूट होता है। और यहाँ पे आंसर क्या था आपका? हैंड रिमर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखें क्या बोला गया। इसमें बोला गया है एक्स के रूप में एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। एक हमको यहाँ पे क्या दे रखा है? एक डायग्राम दे रखा है जिसमें बोला गया एक्स के रूप में चिन्हित भाग बताइए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्बर, ऑप्शन नंबर बी ड्रिल चक, ऑप्शन नंबर सी ड्रिल बिट, या फिर ऑप्शन नंबर डी चक्की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्बर। और इसका आर्बर जो है इसका एक और नाम होता है, इसको बोला जाता है स्लीव। क्या बोला जाता है? स्लीव, SLEEVE, स्लीव भी बोला जाता है।
इसका मतलब काम क्या होता है? पहली बात तो ये ड्रिलिंग में यूज़ होता है हमारा, ड्रिलिंग प्रोसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, जहाँ पे हमको छोटे व्यास की ड्रिल होती है उसको ड्रिल के स्पिंडल में पकड़ने के लिए स्लीव का प्रयोग किया जाता है। मतलब छोटे व्यास की ड्रिल को स्लीव में पकड़कर फिर उसके ड्रिल के स्पिंडल में हम लोग लगाकर प्रयोग करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही आप स्लीव लगाओ, कभी कभी एक से ज़्यादा भी हम लोग स्लीव का प्रयोग करते हैं। और जो स्लीव होती है ये नंबर्स में आती है। किस में आती है? नंबर्स में ये आती है। और नंबर्स में आती है जैसे कैसे नंबर्स में? जैसे मान लो 0 से 1 आ गई, 1 से 2 आ गई, या फिर 2 से 3, तो ये नंबर्स में ही आती है। तो आशा करता हूँ आपको आंसर पता चल गया होगा। आर्बर, इसका दूसरा नाम क्या है? स्लीव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कौन से रिमर में एक लंबा टेपर लीड होता है? ऑप्शन नंबर ए सॉकेट रिमर, ऑप्शन नंबर बी हैंड रिमर, ऑप्शन नंबर सी मशीन रिमर, या फिर ऑप्शन नंबर डी हेलिकल फ्लूट रिमर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैंड रिमर। क्यों इसका है? क्योंकि यहाँ बोला गया रिमर में एक लंबा टेपर दिया जाता है। लंबा टेपर लीड किस में होता है? ये केवल हैंड रिमर में ही प्रयोग किया जाता है। अच्छा, रिमर के बारे में एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। रिमर क्या है? रिमर एक कटिंग टूल है। कैसा कटिंग टूल है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। कैसा है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो मतलब कटिंग टूल तो है ये, मतलब कटिंग जब करेगा तो मेटल की कटिंग करेगा तो कितनी कटिंग करता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना मटेरियल ये निकालता है। तो कटिंग की अगर बात करेंगे तो ये 0.05 मिलीमीटर से लेकर 0.125 मिलीमीटर तक मटेरियल निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह मटेरियल काटता है। तो कितना काटता है? 0.05 से लेकर 0.125 मिलीमीटर तक का ये कटिंग करता है। आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है ड्रिल किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है? ये ड्रिल किया गया होल है, यहाँ पे देख लीजिए, ये बता रहे हैं। और यहाँ पे दो लाइनें दे रखी हैं। यहाँ पे ड्रिल किए गए होल में पूछा गया है क्या दोष है, ये हमको बताना है यहाँ पे कि क्या दोष हमारे पास है। तो पहली बात, ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले हम लोग इसका। ऑप्शन नंबर ए रफ होल है, ऑप्शन नंबर बी ओवर हीटेड ड्रिल, ऑप्शन नंबर सी ओवर साइज्ड होल, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनइक्वल फ्लो ऑफ चिप्स। और फिर इसका आंसर क्या हो सकता है? जो इसका आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ओवर साइज्ड होल। ओवर साइज मतलब जो साइज है उससे बड़ा हो गया है। मतलब दो लाइनें हैं, जो एक मेन लाइन है उसके बाहर एक लाइन दिख रही है, मतलब ये क्या है? ओवर साइज आपको होल हो गया है। अब ओवर साइज अगर होल है आपका, तो ऑप्शन तो सही है, ओवर साइज होल है आपका। तो ओवर साइज होल हो क्यों रहा है? इसका कुछ कारण तो होगा ओवर साइज होल होने का। तो इसका रीज़न हम लोग देखेंगे यहाँ से कि ओवर साइज होने का रीज़न क्या होता है। तो इसके कई रीज़न हैं। जैसे मान लो कि पहला रीज़न क्या है कि ड्रिल की जो कटिंग एज की लंबाई असमान होने के कारण। जब भी ड्रिल की कटिंग एज होगी उसकी लंबाई, यहाँ आप देख सकते हो क्या है, ये देखिए इसका पॉइंट है। एक कटिंग एज कितना है? ये है। और दूसरा कटिंग एज कितना है? इतना। तो आप सामने देख रहे होगे एक कटिंग एज छोटा है और एक बड़ा है कि नहीं? एक कटिंग एज आपका छोटा है, एक बड़ा है। तो कटिंग एज की लंबाई क्या है? ये यहाँ क्या है? असमान है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ओवर साइज होल, मतलब ड्रिल जो है, जो कटिंग एज के कारण ज़्यादा बड़ा होल बन रहा है, साइज से बड़ा बन रहा है। फिर कटिंग एज का जहाँ पे कोण भी असमान हो, अब जैसे ये तो हमारा कटिंग एज का साइज हो गया, और जहाँ पे एंगल में भी डिफेक्ट होगा, एंगल डिफेक्ट जहाँ पे होगा तो वहाँ भी हमारा ओवर साइज होल बनेगा। फिर ड्रिल का पॉइंट केंद्र में ना होना। अभी आप यहीं देख रहे हो कि ड्रिल का जो पॉइंट है एकदम सेंटर में नहीं है, सेंटर ये है लेकिन पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे। तो ये भी दोष है एक। और चौथा अगर दोष की बात करेंगे तो मशीन का स्पिंडल आउट चलने के कारण, मतलब जो मशीन का स्पिंडल होता है वही उसमें ही फ्लक्चुएशन हो, वो आउट चल रहा हो, तो आपका क्या होगा? ओवर साइज होल होगा। तो ऑप्शन आपका सी सही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है? अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाएं तो क्या दोष होता है?
ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर बी ग्लेजिंग, ऑप्शन नंबर सी लोडिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी ड्रेसिंग। तो यहाँ बात आ गई है ग्राइंडिंग व्हील की। तो ग्राइंडिंग व्हील का छिद्र बंद हो गया, मतलब जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो गैप है वो बंद हो गया। और क्यों बंद होता है उसका रीज़न आप लोग जान लीजिए। बंद होने का कारण क्या होता है कि जब भी हम मुलायम जो धातु होती है उसकी हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं तो उसके जो चिप्स होते हैं वो मुलायम होने के कारण एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच में भर जाते हैं। तो वही ये बोला गया है कि छिद्र बंद हो गया है, तो कौन सा दोष होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, लोड हो गया है। कौन सा क्या चीज़ लोड हुई है, जो मुलायम धातु है वो उसमें भर गई है एब्रेसिव पार्टिकल में, वही लोडिंग कहलाती है। लोडिंग कहलाती है। इसका उपाय क्या है, अगर लोडिंग हो गई तो भैया क्या है, व्हील बेकार हो गया? नहीं, ऐसा नहीं। व्हील आपका बेकार नहीं हो गया। इसके लिए हमको 101 प्रोसेस करना होता है। वो प्रोसेस होता है ड्रेसिंग। कौन सा प्रोसेस होता है? ड्रेसिंग का प्रोसेस होता है। क्या कौन सा प्रोसेस होता है? ड्रेसिंग का। और ड्रेसिंग प्रोसेस कौन से टूल के द्वारा किया जाता है? इसके लिए हम लोग टूल प्रयोग करते हैं जिसे बोला जाता है व्हील ड्रेसर। क्या होता है हमारा टूल? व्हील ड्रेसर के द्वारा हम ये लोडिंग की जो समस्या है उससे दूर हो सकते हैं। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? ऑप्शन नंबर ए ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर बी वाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी नोडुलर कास्ट आयरन जिसे ग्रिंथिल कास्ट आयरन भी बोला जाता है, फिर ऑप्शन नंबर डी मैलिएबल कास्ट आयरन या आघात वर्धनीय ढलवा लोहा। तो यहाँ देखिए बात क्या कर रहा है कि कास्ट आयरन तो है, लेकिन कौन सा कास्ट आयरन है जो मशीन टूल में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करता है। क्योंकि आप जान लीजिए कि जो कास्ट आयरन उसको 4 भागों में बांटा गया है और 4 भाग आपके सामने हैं, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रंथिल कास्ट आयरन, आघातवर्ध कास्ट आयरन। तो 4 प्रकार के हमारे पास कास्ट आयरन होते हैं। तो इसका जो ये जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है हमारा ग्रे कास्ट आयरन। मतलब ग्रे कास्ट आयरन में ही ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कंपन और टूल की चैटरिंग को कम करने में मदद करता है ग्रे कास्ट आयरन। इसी के कारण इसका ज़्यादातर प्रयोग मशीन के पुर्जे की ढलाई में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका मशीनन, और इसका फ़ायदा क्या है, इसका हम लोग मशीनन भी कर सकते हैं, आसानी से मशीनन किया जा सकता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर वाइट कास्ट आयरन की बात करेंगे तो वाइट जो कास्ट आयरन होता है ये जो होता है और कास्ट आयरन से कैसा होता है, कठोर होता है, मतलब हार्ड होता है ये। अगर हार्ड होगा तो इसकी मशीनन करना भी कठिन होगा। हार्ड है तो मशीनिंग करना भी कठिन होता है। और इसमें क्या होता है, वाइट कास्ट आयरन में वेल्डिंग भी नहीं हो सकती है, वेल्डिंग भी नहीं हो सकती है, वेल्डिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इसमें नुकसान ज़्यादा है, इसलिए कम प्रयोग इसका किया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, नोडुलर कास्ट आयरन जिसे बोला जाता है ग्रंथिल। अगर नोडुलर की आप बात करोगे तो नोडुलर जो कास्ट आयरन होता है उसे हम बोलते हैं, पहली बात तो इसके दो दो अदर नाम भी होते हैं। पहला तो आपको पता ही है नोडुलर कास्ट आयरन, दूसरा क्या है, डक्टाइल कास्ट आयरन भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डक्टाइल कास्ट आयरन भी इसको बोला जाता है। और इसमें क्वालिटी क्या होती है, इसमें क्वालिटी ये है, इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें अच्छी ढलाई और मशीनन का गुण होता है। मतलब इसके द्वारा अच्छी ढलाई की जा सकती है और इसकी मशीनन भी की जा सकती है, दोनों इसमें क्वालिटी है। अब आप बात करते हैं अगर मैलिएबल कार्टन जिसे बोला गया है यहाँ पे आघात वर्धनीय ढलवा लोहा बोला गया, अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये जो होता है वो ग्रे कास्ट आयरन, जो ये हमारा ग्रे कास्ट आयरन है, इस कास्ट आयरन के कंपैरिजन में इसकी तन्यता भी ज़्यादा होती है, तनन सामर्थ्य भी ज़्यादा होता है, तथा ये जो चीमड़पन वाला लोहा होता है, मतलब ये चीमड़पन भी होता है। मतलब अगर शीट के रूप में बनाना है सबसे अच्छा कौन सा होगा, मैलिएबल कास्ट आयरन। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जहाँ पे हमको कंपन और चैटरिंग को कम करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ग्रे कास्ट आयरन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन थे। तो जाने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये पार्ट सेकंड जो आप लोग पढ़ रहे हो, जो 80 नंबर वीडियो से स्टार्ट हुआ है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ये सभी, और पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हो, जाके 1 नंबर से स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।